नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम नीतीश आज फिर से बड़ी सौगात देने वाले हैं। 25 लाख महिलाओं को ये सौगात आज मिलनी है। 2500 करोड़ की राशि सीएम नीतीश कुमार ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। डीबीटी के जरिए ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो महिला रोजगार योजना, और इससे पहले की अगर बात करें तो करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में ये 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई थी। लेकिन कई तारीखें निर्धारित की गई है जब इन महिलाओं को ये 10-10 हजार की सौगात दी जा रही है। ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अपने स्तर से महिलाएं उद्योग कर सके, कुछ छोटा व्यापार कर सके, और इसको लेकर के इन्हें राशि मुहैया कराई जा रही है। 10-10 हजार रुपए मिलने के बाद से ये जिस रोजगार में लगेंगे, जिस काम में लगेंगे, उसकी समीक्षा फिर से की जाएगी और उसके बाद से फिर 2 लाख रुपए तक इनको दिया जा सकता है। तो आज फिर से इन महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2500 करोड़ की राशि आज ट्रांसफर की जानी है। सीएम नीतीश कुमार आज फिर से सौगात देंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो महिला कैसे सशक्त हो, खुद पर निर्भर हो, इसकी पूरी कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, तो ऐसे में सौगातों की जो झड़ी है वो बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए लगा भी रही है। तो डीबीटी के जरिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे लाभार्थियों के खाते में ये पैसे चले जाएंगे। और देखिए, इससे पहले भी जब ये पैसे भेजे गए थे तो खास करके जो जीविका दीदियां थी, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। वो बता रही थी कैसे इस पैसे का इस्तेमाल करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो आभार जता रही थी और बता रही थी कि कैसे इन पैसों के जरिए वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पा रही हैं। जीविका में जब से जुड़ी हैं तब से कैसे वो अपना विकास कर पा रही हैं, परिवार अच्छे से चला पा रही हैं। और यही महिला सशक्तिकरण की बात लगातार नीतीश कुमार करते भी आए हैं। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। पीएम मोदी 4 अक्टूबर को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी वर्चुअल संवाद से युवाओं से जुड़ेंगे। बिहार सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। तो देखिए, 4 अक्टूबर, और माना यह जा रहा है कि जब सीईसी पहुंचेंगे और उसके बाद से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले चूंकि आचार संहिता लग जाता है, तो ऐसे में तोहफा देने की ये पहले की तैयारी है। और बिहार के युवाओं को माना जा रहा है कि बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वर्चुअल संवाद से जुड़ेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, और बिहार सरकार ने इसको लेकर के बड़ी तैयारी भी कर रखी है। तो देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात। देखिए, 4 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसके कुछ दिनों के अंदर ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ राजनीतिक दल, नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी बिहार में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयार है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 4 अक्टूबर यानी शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग की टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की टीम प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दौरा करती है। ऐसा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जमीनी तैयारी का जायजा लेने के लिए किया जाता है। बता दें कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले चुनाव करवाना और विधानसभा का गठन होना जरूरी है। माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे से कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। 2020 में 3 चरण में मतदान की प्रक्रिया 7 नवंबर तक पूरी हो गई थी और 10 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ गए थे। देखना होगा इस बार कितने चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विजयादशमी के दिन जेडीयू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखा दिया, जिस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरा देश विजयदशमी की खुशियों में खोया हुआ है। अभी रावण दहन की तैयारी ही चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू की ओर से जारी किए गए वीडियो में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाया गया, वहीं राम के रूप में बिहार की जनता को दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी। बुराई हमेशा हारती आई है, इस बार भी हार होगी। जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी। बिहार की जनता को तो एहसास है, अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, लंपटगिरी, रंगदारी, उसका तो राजद साक्षात प्रमाण रहा है। अभी जेडीयू के वीडियो पर सियासी बहस चल ही रही थी कि बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखा दिया। नीरज कुमार ने लिखा, ये चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। आरजेडी के रावण को बीजेपी के राम का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बनाया है। आरजेडी पर बीजेपी और जेडीयू की वार ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता देवपुत्र है और इस बार जनता चुनाव में बीजेपी रूपी राक्षसों का सिर कुचल देगी। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। बिहार में चुनाव है और पूरा बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। मौसम त्योहार का है और त्योहारों पर भी चुनाव का रंग चढ़ चुका है। विजयदशमी का दिन है, ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं ने बुराई के प्रतीक रावण का जिक्र कर एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। तेज प्रताप ने कहा कि राम कौन, लक्ष्मण कौन का ख्याल तेजस्वी रखे, छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखे। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस छिड़ गई है। अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आज विजयदशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई का त्योहार। आज के दिन जहां बुराई रूपी रावण का दहन होता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की खूब चर्चा होती है, क्योंकि अच्छाई के प्रतीक राम ही रावण का वध करते हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, तो नेता लोग भी इन बातों का जिक्र करना नहीं भूलते। तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी के जरिए अपनी राजनीतिक वजूद बनाने निकले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है, कौन लक्ष्मण है। लोकसभा चुनाव में आपने कैंडिडेट किया है, कौन राम है, कौन लक्ष्मण है। तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी इस बात का ख्याल रखें कि राम कौन, लक्ष्मण कौन। छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखें, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हो वो अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस भी छिड़ गई। एनडीए नेताओं ने दोनों भाइयों पर तंज कसा है। चाहे तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ही व्यवहारिक शिक्षा से काफी दूर रहे, जिस कारण से तेजस्वी तेज प्रताप की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं,
ये दो भाइयों के बीच का मामला है, सुलझ जाएगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई हैं और दोनों के बीच ये आपस का मामला है। दरअसल ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों जो पारिवारिक मसला है उसे मिलजुल कर सुलझा लेंगे और तेज प्रताप जी कोई अलग नहीं है, तेज प्रताप जी हम लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो पार्टी में है टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा। इसी जवाब पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए छोटे भाई तेजस्वी को नसीहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में हर गठबंधन में ये सवाल उठ रहा है कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। जेडीयू और बीजेपी में बड़ा और छोटा भाई कौन है, इस सवाल पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोनों जुड़वे भाई के रूप से काम करते आए हैं। इसमें कहीं पंच पांडव वाली कहानी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बिहार की राजनीति में कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई, ये सवाल हर गठबंधन में उठता है। इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए में भी ये सवाल उठता है। इसी सवाल पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू सांसद ने कहा कि एनडीए में बीजेपी या जेडीयू में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। ये दोनों दल गठबंधन में जुड़वा भाई हैं। पार्टी में आंतरिक फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। दोनों जुड़वे भाई के रूप से काम करते आए हैं। इसमें कहीं पंच पांडव वाली कहानी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जुड़वे भाई लोग। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को तो रहना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि उनको अब ये फैसला माननीय नीतीश कुमार करेंगे। एको अहम द्वितीय न्यास्ती हमारे पार्टी में एक ही आदमी है जो पार्टी के मालिक है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नेता है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी ये फैसला है ये सब लोग हम लोग उनके हाथ में छोड़े हुए हैं। चुनावी साल में महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे पर रस्सा कशी जारी है। अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी में बड़ा भाई कौन, इस पर देवेश चंद्र ठाकुर ने जुड़वा भाई वाला बयान देकर एनडीए की चट्टानी एकता का संदेश दिया। जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है। एनडीए के दो सबसे बड़े दल का मकसद चुनाव में महाविजय हासिल करना है। जेडीयू सांसद के इस बयान से साफ हो गया है कि महागठबंधन के पास एनडीए की इस चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है। एनडीए के सभी दल पंच पांडव की तरह एकजुट हैं और चुनावी महासमर में महाविजय की नई गाथा लिखने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने दुर्गा पूजा मेले के दौरान मोबाइल छिनतई और नशे में उत्पात मचाने वाले 12 बदमाशों को अय्यापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया है। पुलिस ने कार और छिनतई के साथ मोबाइल फोन बरामद किए। इस डीपीओ टाउन विनीता सिंह ने बताया कि बाकी आरोपियों की जांच और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के क्रम में जो विधि व्यवस्था संधारण हेतु काफ़ी संख्या में जो अपराधकर्मी थे और जो विधि व्यवस्था को खराब करने वाले लोग थे, उनको शराब तथा छिनतई की घटनाओं में संलिप्त होने के लिए स्थल से ही गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे क्रम में कुल 12 अभियुक्तों को कल स्थल से गिरफ्तार किया गया, जिसमें टोटल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजधानी पटना में पुलिस ने रायपुरा पटवा घाट पर छापेमारी की। पुलिस ने नदी मार्ग से अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। छापेमारी के दौरान अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश और मामले की जांच जारी है। व्यक्ति मोटरसाइकिल के पास खड़ा थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया और एक व्यक्ति भागने में सफल रहा और बताया कि यह हम लोग दारू का काम करते हैं और यहाँ नाव से दारू लेकर राजू कुमार जो रेलवे यार्ड में काम करता है उसको देते हैं। हम यह काम करीब 3 महीना से कर रहे हैं और उसे दारू लेकर हम राजू को देते हैं।
समस्तीपुर के हसनपुर गांव में दुर्गा मेला देखकर लौट रहे कि युवक को अज्ञात युवक ने गोली मार दी। घायल सतीश के बाएं कंधे में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या रहता हम बोलवा के लड़का एगो गोली चला दिया था। कहाँ गोली चलाया है? अचानक बगैर कोई कसूर थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हसनपुर। कौन थाना पड़ता है? मोहद्दीनगर। बरेली से उठी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद बिहार के गोपालगंज तक पहुंच गई। पहले वैशाली, फिर मोतिहारी और अब गोपालगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने पुलिस के लिए चिंता बढ़ा दी है। दुर्गा पूजा मेला के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक विवाद का पोस्टर लगाकर विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते पोस्टर लगाने वाले के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बीच सड़क पर लगी आई लव मोहम्मद की यह पोस्टर हथुआ थाना क्षेत्र के चिकटोली मोहल्ले का है। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल यहाँ सांप्रदायिक घटना भी हुई थी। बावजूद हिंदू त्योहार में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हुए विशेष धर्म से जुड़े पोस्टर लगाए गए। कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक धर्म विशेष पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। स्पोर्ट मीटिंग में इन पोस्टरों को नहीं लगाने की सलाह दी गई है। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले मोतिहारी में मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसे हटवा दिया गया। और आपको तस्वीरें भी कुछ दिखाएंगे। दो तस्वीरें, जो तस्वीर गोपालगंज की भी सामने आई जहां त्योहार के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। दूसरी तस्वीर मोतिहारी मस्जिद से भी सामने आई जहां पोस्टर लगाए गए। ये दो तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि मोतिहारी में भी यहां पोस्टर बाद में हटवा दिए गए। तो दो तस्वीरें गोपालगंज और मोतिहारी की, और बरेली में जो पूरा मामला सामने आया, कई घटनाक्रम हुई, वहां लोगों की जानें तक गई। और ऐसे में गोपालगंज और मोतिहारी की तस्वीर देख लीजिए, जहां गोपालगंज में जिस इलाके में ये पोस्टर लगा हुआ है, ये संवेदनशील इलाका माना जाता है। और मोतिहारी में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई। पोस्टर हालांकि मोतिहारी से हटाया गया। कटिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में हलचल है। महागठबंधन में शामिल होने की तमाम कोशिशों और 6 सीटों की मांग के बावजूद एआईएमआईएम को महागठबंधन से बाहर रखा गया है। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन ने एआईएमआईएम की ताकत को नजरअंदाज किया है, लेकिन जमीन पर पार्टी की पकड़ मजबूत है। वहीं आरजेडी जिलाध्यक्ष ने इस फैसले को महागठबंधन की रणनीति बताया। विधानसभा चुनाव के दस्तक से पहले राजद और एआईएमआईएम में एक कोल्ड वार चल रहा है। एआईएमआईएम बार बार 6 सीट का डिमांड कर रहा है, लेकिन राजद उसे देने के लिए तैयार नहीं। प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर अलग खलबली है, लेकिन जिला स्तर पर भी इसको लेकर क्या समीकरण है, जरा बात कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो ये प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, पहले भी लड़ी है। और हमारे नेता ने तो जो है वो ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और बाद में तो जनता को ही फैसला करनी है। जो है ये अंदर से खोखला था, सिर्फ मुंह से बोला जाता था। ये पता चला अभी हमारे सदर बिहार यानी प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद फिर वहाँ पे जब ये खबर मिली कि आरजेडी के लोगों को सुनाई नहीं दी या ख़त पहुँचा नहीं, तो फिर ढोल लेके भी खबर दी गई। ये चाह रहे थे हम लोग कि ताकि सीमांचल का जो सेकुलर वोट है वो ना बटे ना बिखरे और कहीं ना कहीं बीजेपी को हम हरा सके और बीजेपी का सत्ता बिहार में ना आए, ये कोशिश कर रहे थे। ग्राउंड लेवल पर राजद और एआईएमआईएम के बीच की तकरार है, वो स्थिति अब दर्शा है। एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो नाफा नुकसान है इसका गणित तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।